अब आप लोगों का अटेंडेंस ऐसे ही होगा। चलो, लास्ट क्लास में हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? लास्ट क्लास में मैंने आपको प्लेन मिरर पढ़ा दिया था, है ना, राइट? प्लेन मिरर हमने कवर कर लिया था। अच्छा देखो, बोर्ड लेवल में ना प्लेन मिरर पे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। अच्छा, बोर्ड की अगर मैं बात करूं, एंट्रेंस में आते, लेकिन बोर्ड में प्लेन मिरर पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बोर्ड में आपके स्फेरिकल मिरर पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? अगर आप एनसीईआरटी ध्यान से देखो तो एनसीईआरटी में स्टार्ट ही स्फेरिकल मिरर से किया हुआ है, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू हमारा स्फेरिकल मिरर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये स्फेरिकल मिरर जनरली हम 10th क्लास में पढ़ के आते हैं। स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है, इसे हम 10th क्लास में कवर करते हैं, लेकिन 12th में आते आते बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है? तो स्फेरिकल मिरर में दो टाइप के मिरर होते हैं। एक तो हमारा कॉनकेव मिरर होता है ना, और दूसरा हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है? दो टाइप के मिरर्स हम पढ़ते हैं। अब इन दोनों टाइप के मिरर से रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हमें रिफ्लेक्शन के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। जैसे कि लॉस तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, हम सबको पता है ना? लेकिन कुछ रेस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई कॉनकेव मिरर है इस तरह का, ठीक है? तो अगर हमारे पास कोई कॉनकेव मिरर है और इस पर कुछ रेज इंसिडेंट हो रही हैं, अब बेसिक टर्मिनोलॉजीज हमें पता होनी चाहिए, 10th क्लास के बच्चों को ही पता होती है। इसको हम बोलते हैं पोल ऑफ द मिरर, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? और दिस इज योर फोकस पॉइंट, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है? अब सपोज करो कोई रे अगर मान लो पैरेलल पास हो रही है इस मिरर से, ठीक है? अगर कोई रे पैरेलल पास होती है, मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है ना, अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो वो रे कहाँ पे कन्वर्ज होएगी? फोकस पे, है ना? अगर इन्फिनिटी से कोई रे आ रही है तो वो कन्वर्ज कहाँ पे होगी? फोकस पे। सिमिलरली लाइट की जो रे होती है ये लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी को भी फॉलो करती है। मतलब अगर कोई रे फोकस से पास हो रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर कोई रे फोकस से पास हो रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, है ना? सेम पाथ को ट्रेस करती हुई वापस चली जाएगी, ठीक है? तो मैंने आपको यहाँ पे दो रूल्स बताए। पहला रूल ये बताया कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास हो रही तो वो फोकस पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगी, और अगर कोई रे फोकस से पास हो रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है? यहाँ पे दो रूल्स हमारे क्लियर हो गए, है ना? ये बेसिक रूल्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, ठीक है? फटाफट हम इसको कवर करते हैं। रूल नंबर 3 ये है कि अगर आपकी कोई रे पोल ऑफ द मिरर से पास होती है, ठीक है? अगर कोई रे हमारी पोल ऑफ द मिरर से पास होती है, बट ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कोई रे हमारी पोल ऑफ द मिरर पे पास हो रही है, ठीक है, तो वो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर कोई रे आपकी पोल ऑफ द मिरर से पास हो रही है ना, तो जितने एंगल पे वो इंसिडेंस होगी उतने ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जितने एंगल पे इंसिडेंस होगी उतने एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है? और अगर कोई रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ठीक है, अगर कोई रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो सेम पाथ को रिट्रेस कर लेगी। अगर कोई रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो सेम पाथ को रिट्रेस कर लेती है। ऐसा क्यों होता है? क्या कोई मुझे रीज़न दे सकता है? अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वापस सेम पाथ पे क्यों चली जाती है? उसमें कोई भी रे में डेविएशन क्यों नहीं आता है? मतलब उसके पाथ में कोई भी चेंज क्यों नहीं आता? एनी वन ऑफ यू? हाँ, अगर कोई रे, अभी तक अटेंडेंस ही दे रहे हो आप लोग, देखो कई बच्चों को पता ही नहीं अटेंडेंस हुआ ही नहीं अभी तक। वेरी गुड। किरमी चौधरी प्रेजेंट, दर्शनिका इज ऑल्सो प्रेजेंट। हाँ देखो, पल्लव ने आंसर दे दिया। अगर कोई रे नॉर्मल से पास होती है तो वो नॉर्मल से ही पास हो जाती है।
है ना? क्यों ऐसा होता है, लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? हाँ, नॉर्मल से पास होती है तो नॉर्मल से क्यों पास हो जाती है? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका ज़ीरो हो जाता है बेटा। अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो अगर कोई रे नॉर्मल है, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? ज़ीरो हो गया। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी ज़ीरो होना पड़ेगा। इसलिए जो रे नॉर्मली इंसिडेंट होती है वो नॉर्मली रिफ्लेक्ट होकर सेम पाथ को रिट्रेस करती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको 4 डिफरेंट रूल्स बता दिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहला रूल देखो, अगर कोई रे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होती है तो फोकस पे कन्वर्ज हो जाती है। अगर कोई रे आपकी फोकस से पास होती है तो वो प्रिंसिपल रे एक्सिस के पैरेलल हो जाती है ना? अगर कोई रे आपकी पोल ऑफ द मिरर से पास हो रही है, सपोज करो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सेम एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर कोई रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो सेम पाथ को रिट्रेस करेगी, बिकॉज एंगल आई एंगल आर क्या हो जाएंगे? ज़ीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको मैंने 4 रूल्स बता दिए रे डायग्राम के। बस ये 4 रूल्स आपको पता होने चाहिए, आप कोई भी केस यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या होता है ना, कॉनकेव मिरर में डिफरेंट केसेस होते हैं। तो हम अपना ऑब्जेक्ट कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देते हैं, कभी हम अपना ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख देते हैं, कभी हम फोकस और पोल के बीच में रख देते हैं, कभी हम इन्फिनिटी पे रख देते हैं। तो डिफरेंट केसेस यहाँ पे फॉर्म होते हैं। तो कुल मिला के कॉनकेव मिरर के आपको 6 केस पता होने चाहिए। कितने केस पता होने चाहिए? 6 केसेस पता होने चाहिए। ठीक है, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, कॉनकेव मिरर के हमारे 6 केसेस हमें पढ़ने, 6 केसेस हमें पता होने चाहिए कॉनकेव मिरर के। ठीक है, और 2 केस हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के। ये भी बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। 2 केसेस हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के। ठीक है, तो पहले कॉनकेव मिरर के केसेस देख लेते हैं एक बार फटाफट, ताकि आपका रिकैपिचुलेट हो जाएगा। हालांकि ये 10th क्लास का रिवीजन करवा रहा हूँ, लेकिन इसलिए आपको क्विकली करवा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ें वापस आ जाए, फिर से हम वही चीज़ को वापस से अपने दिमाग में ले आते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये सब चीज़ें पता भी होंगी, और जिनको नहीं पता है उनकी रिवाइज हो जाएगी। चलो आ जाओ, पहला केस डिस्कस करते हैं। सपोज हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है। ठीक है, हमारा एक कॉनकेव मिरर है और हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है बेटा। तो इन्फिनिटी पे अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को रख रहे हो तो वो रेस कैसी आती है? पैरेलल आएंगी। देखो, अगर इन्फिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट आपका है तो आपकी रेस किस तरह से आएंगी? पैरेलल आएंगी, है ना? इन्फिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो रेज आती है पैरेलल इस तरीके से। अब अगर कोई रे पैरेलल आ रही है तो वो कन्वर्ज कहाँ पे होगी? फोकस पे कन्वर्ज हो जाएगी। ठीक है, और हम सबको पता है कि अगर हमें इमेज फॉर्मेशन करना है तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमारे पास मिनिमम 2 रेज होनी बहुत ज़रूरी है ना? तो दूसरी रे मैं यहाँ से पैरेलल पास करवा रहा हूँ, ये भी देखो फोकस पे कन्वर्ज हो जाएगी। तो 2 रिफ्लेक्टेड रेस का जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, है ना, 2 रिफ्लेक्टेड रेस का जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा वहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है? ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इमेज इज फॉर्मिंग एट फोकस। क्या आप इसके नेचर के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हो? एनी वन ऑफ यू इसके नेचर के बारे में जल्दी से कमेंट करो। हाँ, रियल है, फोकस पे बन रही है, वेरी गुड। रियल इमेज है, फोकस पे बन रही है। साइज कैसा है? साइज के बारे में कोई कमेंट? हाँ, इसका साइज कैसा है बेटा? देखो, एक बिंदी सी बनती हुई आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे फोकस पे, है ना? मतलब इसका साइज हो गया पॉइंट साइज इमेज, वेरी डिमिनिस्ड, बहुत छोटी इमेज है, पॉइंट साइज की इमेज बन रही है। ठीक है, चलो पहला केस हो गया। आ जाओ सेकेंड केस पे। सपोज करो हमने हमारा ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, हमने हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, ये हमारा फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर विच इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी।
अगर हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगी? सो ऑलवेज ड्रॉ द रे डायग्राम। तो मैं यहाँ पे एक पैरेलल रे पास कर रहा हूँ, देखो बड़े ध्यान से। ये जो रे पैरेलल होगी ये हमेशा फोकस पे कन्वर्ज हो जाएगी, ठीक है। पैरेलल रे हमेशा कहाँ पे कन्वर्ज होगी? फोकस पे। अच्छा, दूसरी रे कहाँ से पास कर सकता हूँ मैं? दूसरी रे आपकी मर्जी है, कहीं से पास करो। अगर आपको पोल से पास करनी है तो आप पोल से पास कर दो, ठीक है। जो पोल से पास होगी तो जितना एंगल पे स्ट्राइक कराएगी उतना एंगल पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उतना एंगल पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आपका इमेज यहाँ पे कहीं बन जाएगा, ठीक है। पोल पे जैसे ही टकराएगी तो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देखो, तो ऑब्जेक्ट आपने रखा बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा? बियॉन्ड सी। और इमेज कहाँ पे बन गई? बिटवीन सी एंड एफ। ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी एंड इमेज इज बिटवीन सी एंड एफ। वेरी गुड, पल्लव ने नेचर भी बता दिया, हाँ सबको पता चल गया। डिमिनिश्ड है, रियल है, इन्वर्टेड है। बिल्कुल सही जवाब है। रियल भी है क्योंकि मिरर के सामने बन रही है, इन्वर्टेड भी है क्योंकि उल्टी बन रही है ना। तो नेचर आप यहाँ से कमेंट कर सकते हो, है ना। रियल है, इन्वर्टेड है ना। साइज इज स्मॉल, यू कैन से डिमिनिश्ड, ठीक है। इस तरह से हम इस पे इमेज पे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये कमेंट आप तब कर सकते हो जब आप प्रॉपर रे डायग्राम ड्रॉ करोगे और इमेज का आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता होगा, देन यू कैन कमेंट दिस। आ जाओ थर्ड केस पे। सपोज करो मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया, ठीक है। सपोज करो मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख दिया? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब देखो इमेज कहाँ पे बनेगी? ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। बड़े ध्यान से देखना, बार बार एक ही डायग्राम बना रहा हूँ। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एग्जैक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है हमारा। इमेज कैसी बनेगी? चलो पहली रे तो सीधा पैरेलल पास करवाते हैं। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस पे कन्वर्ज हो जाएगी। अच्छा, हमें पता है कि अगर हमें इमेज फॉर्मेशन करना है तो हमें दो मिनिमम रेस चाहिए, है ना। दो रिफ्लेक्टेड रेस के इंटरसेक्शन से आपकी इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी रे मैं फोकस से पास करा दूँ तो करवा सकता हूँ ना। दूसरी रे सपोज करो मैंने फोकस से पास करवा दी तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट पैरेलल हो जाएगी, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के एग्जैक्ट पैरेलल हो जाएगी। तो दो रेस जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे आपकी इमेज बन जाएगी। तो देखो आपकी इमेज कहाँ पे बन रही है? एग्जैक्ट सी पे बन रही है। ध्यान से देखो, इमेज इज फॉर्मिंग एग्जैक्ट एट लोकेशन सी, है ना। सेम साइज की बन रही है, बिल्कुल सही जवाब। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है, सेम साइज की बन रही है। सब लोगों ने आंसर दे दिया मेरे ख्याल से। पल्लव ने भी सही आंसर दिया, मितेश ने भी सही आंसर दिया, केशवी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया, है ना। बट यहाँ पे देखो इन्वर्टेड हो गई, है ना। साइज में कोई चेंज नहीं आया, है ना। अगर मैं कमेंट करूँ तो इमेज का हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर है ना। इमेज रियल है बट इमेज इन्वर्टेड है। चलो इतना कमेंट आप कर सकते हो। और कहाँ पे फॉर्म हो रही है? एट सी फॉर्म हो रही है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सब आप डायग्राम को देख के इतने कमेंट्स कर सकते हो जब आप सही में रे डायग्राम बनाना जानते हो तो, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। सपोज करो मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रख दिया। जल्दी से बताओ अब इमेज आपकी कहाँ पे बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमने हमारा ऑब्जेक्ट रख दिया। हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज आवर पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट इज केप्ट एग्जैक्टली एट द बिटवीन, ठीक है। हाँ देखो पहली रे तो हमारी फिक्स होती है हमेशा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करवाओगे तो वो फोकस पे चली जाएगी। अच्छा, दूसरी रे कहाँ से पास करवाओगे? दूसरी रे चाहो तो फोकस से पास करा दो। फोकस से पास कराओगे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, तो इमेज आपकी यहाँ पे कहीं बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये दो रिफ्लेक्टेड रेस का जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा वहाँ पे आपको इमेज मिल जाएगी, ठीक है। तो इमेज इज फॉर्मिंग, जल्दी से कमेंट करो, इमेज इज फॉर्मिंग
बियॉन्ड सी, वेरी गुड, मितेश सैनी ने आंसर दे दिया, पल्लव ने भी दे दिया। बियॉन्ड सी, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, बिल्कुल सही जवाब है। देखो सी के पीछे बन रही है। अच्छा, इमेज का साइज़ भी बड़ा है, ऑब्जेक्ट के साइज से कंपेयर करो तो इमेज का साइज़ बड़ा है। सी के पीछे बन रही है, इन्वर्टेड है मतलब उल्टी है, ऑब्जेक्ट आपका सीधा है तो इमेज आपकी उल्टी बन रही है। ठीक है, तो बिल्कुल देख के डायग्राम हम ये सारे कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट केस पे आ जाओ। सपोज करो मैंने पोल और फोकस के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रख दिया, है ना। सपोज आई हैव केप्ट द ऑब्जेक्ट इन बिटवीन पोल एंड फोकस, है ना। ये मेरा कॉनकेव मिरर है, बड़े ध्यान से देखना। वापस से मैं सेम चीज़ बना रहा हूँ, मैं कोई भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा पोल ऑफ द मिरर। बेटा जितनी बार मैंने डायग्राम बनाया ना, ये सब आपको नोटबुक में अपने खुद से बनाने हैं, ठीक है। आपको खुद से डायग्राम ड्रॉ करने सारे। ये आपका फोकस, क्योंकि इनमें से कोई भी केस आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। डायरेक्टली आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन क्वेश्चन के थ्रू न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में एनी ऑफ द केस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, चलो आ जाओ। सपोज करो मैंने हमारा ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा? पोल और फोकस के बीच में। तो पहला रूल तो हमारा सेम होता है। देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे पास होगी वो फोकस से चली जाएगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होगी वो फोकस से रे पास हो जाएगी। अच्छा, दूसरी रे कहीं से भी पास करवा लो, आपकी मर्जी है। पोल से पास करवा लो, आपकी मर्जी है तो आप फोकस से पास करा लो। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी करवा सकते हो, ये भी सबसे अच्छा ऑप्शन है। जो रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो सीधा इसी पॉइंट पे आपकी सेम पॉइंट पे वो चली जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास होगी वो सेम पॉइंट पे चली जाएगी। ठीक है, ये भी केस आप डिस्कस कर सकते हो। तो दोनों रेस को जब आप एक्सटेंड करोगे तो आपकी इमेज कहीं बनेगी पीछे की तरफ। हाँ देखो बेटा, दोनों रेस को जब हम एक्सटेंड करेंगे तो इमेज कहीं पीछे की तरफ बनेगी। मिरर के पीछे बन रही है, देखो यहाँ पे इमेज नहीं बन रही, इमेज यहाँ पे कहीं बन रही है ना। ऑब्जेक्ट ऐसे रखा तो इमेज ऐसी बन रही है। अब बताओ, कमेंट करो इमेज के बारे में, किस तरह की इमेज है? इट इज फॉर्मिंग बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है तो कैसी इमेज हो गई है? वर्चुअल हो गई। वेरी गुड, पहला कमेंट तो ये आया कि वर्चुअल है क्योंकि मिरर के पीछे बन रही है। दूसरी, इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है? तो इरेक्ट है भैया, इन्वर्टेड तो है ही नहीं, देखो स्ट्रेट बन रही है। अच्छा, साइज के बारे में बात करें तो वेरी लार्ज है, वेरी लार्ज एज कंपेयर टू योर ऑब्जेक्ट, द इमेज साइज इज वेरी लार्ज। ठीक है, तो ये केस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉनकेव मिरर के जितने भी केसेस हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये वाला केस है, क्योंकि यही एक ऐसा केस है जहाँ पे आपकी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्म हो रही है। कॉनकेव मिरर के जितने भी 6 केसेस अभी हमने डिस्कस किए, उन 6 में से एक केस ऐसा ये है जहाँ पे आपकी इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इस पे क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है कि ये स्पेशल केस है कॉनकेव मिरर में, दिस इज द स्पेशल केस वेयर योर इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। बाकी सभी केसेस में हमारी इमेज कैसी बन रही थी? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो पूरे कॉनकेव मिरर के 6 के 6 केसेस में दिस इज द वन स्पेशल केस वेयर योर नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? है ना। तो इस केस पे क्वेश्चंस के फॉर्म होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी एनहेंस हो जाती है क्योंकि एग्जामिनर को पता है ना यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे। चलो देखो कौन कौन से केसेस हमने डिस्कस कर लिए। क्या हमने सारे केस कवर कर लिए? मेरे ख्याल से हमने कॉनकेव मिरर के सारे केसेस कवर कर लिए। स्टार्टिंग से देख लो एक बार, सारे केसेस हमने कवर कर लिए, है ना। पहला केस इन्फिनिटी पे रखा था, सेकेंड केस बियॉन्ड सी, थर्ड केस एट सी, फोर्थ केस बिटवीन एफ एंड सी, एंड फिफ्थ केस बिटवीन एफ एंड पी। अच्छा, सिक्स्थ केस कौन सा रह गया हमारा? 5 ही केस हुए ना हमारे।
हाँ, सिक्स्थ वाला कौन सा केस हमारा रिमेनिंग है? हाँ, अभी एक केस और कोई रह गया, बता सकते हैं कोई कौन सा केस छूट गया? एट फोकस, वेरी गुड। चलो फोकस पे रखो, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखो। देखो मितेश सैनी ने बता दिया, सिक्स्थ केस हमारा जो है एट फोकस। अगर हम फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी? हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। देखो डायग्राम सबके लिए कॉमन ही आपका, दिस इज पोल ऑफ द मिरर, दिस इज योर फोकस, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो फोकस पे अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी? तो पैरेलल रे जो पास होगी वो फोकस से ही पास हो जाएगी। अच्छा, और दूसरी रे कहाँ से पास करवाऊँ मैं? पोल ऑफ द मिरर से। यस, रियल एंड इन्वर्टेड एट इंफिनिटी। हाँ, वेरी गुड। रियल एंड इन्वर्टेड फोकस पे रखोगे तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे बन जाएगी बेटा। देखो ये रे जैसे पोल से पास करवाओगे तो ये बिल्कुल ऐसे पैरेलल रे हो जाएंगी, तो इन्फिनिटी पे जाके कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, है ना? इन्फिनिटी पे जाके कहीं इंटरसेक्ट करेगी। तो नेचर हमें पता चल गया, रियल है, इन्वर्टेड है, लेकिन इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। कि भैया दोनों रेस का इंटरसेक्शन तो इन्फिनिटी पे होगा, दोनों रेस का इंटरसेक्शन कहाँ होगा? इन्फिनिटी पे होगा। तो ये 6 केसेस आपके हमने डिस्कस कर दिए कॉनकेव मिरर के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 5th केस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस, है ना? तो मेरी बात को ध्यान से गौर से सुन लो, ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे कॉनकेव मिरर में दिस इज वन ऑफ द स्पेशल केस वेर योर इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, यही एक केस ऐसा है जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो हमारा इमेज का जो नेचर होगा वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। अब आ जाओ कॉन्वेक्स मिरर पे। कॉन्वेक्स मिरर में हमें 2 ही केसेस पढ़ने हैं। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर का जो बेसिक नेचर होता है ना, कॉन्वेक्स मिरर का जो बेसिक नेचर होता है वो रेस को डाइवर्स करता है ना? ये हमारा सपोज करो कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, अगेन दिस इज द पोल ऑफ द मिरर, फोकस इज ऑन द राइट साइड, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो सपोज करो हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। 2 केस पढ़ेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर में। पहला केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो रेस किस तरह की आएंगी? पैरेलल आएंगी बेटा। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो रेस कैसे जाएंगी? पैरेलल आएंगी। और पैरेलल रे है तो ये डाइवर्स कर देगा, क्योंकि इट इज अ डाइवर्जिंग मिरर। जो भी पैरेलल रेज आएंगी उन्हें क्या कर देगा? ये इस तरह से डाइवर्स कर देगा। ठीक है, अब डाइवर्स कर देगा तो हमें पता है इमेज बनाने के लिए हमें 2 रिफ्लेक्टेड रेस को इंटरसेक्ट करवाना पड़ेगा। 2 रिफ्लेक्टेड रेस का इंटरसेक्शन जहाँ पे होगा वहीं पे हमारी इमेज फॉर्म होगी, है ना? 2 रिफ्लेक्टेड रेस का आपका जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा वहीं पे हमारी जो है इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे देखो आपका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है? फोकस पे होगा। ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? इनको जब आप इंटरसेक्ट करवाओगे, सो इमेज इज फॉर्मिंग एट द फोकस। ठीक है, अच्छा नेचर कैसा है बताओ? इमेज का नेचर कैसा होगा? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। इमेज के नेचर के बारे में कोई कमेंट करेगा? वर्चुअल, इरेक्ट, हाईली डिमिनिश। देखो बेटा, इरेक्ट नहीं बोल सकते आप केशवी, यू कांट से इट इज इरेक्ट बिकॉज इट इज अ पॉइंट साइज इमेज। बेटा इमेज का साइज देखो, इट इज अ पॉइंट साइज इमेज, तो इरेक्ट होगी कि इन्वर्टेड होगी हम कमेंट नहीं कर सकते। पॉइंट में क्या कमेंट कर सकते हो? उसका हाइट ही नहीं है। पॉइंट साइज इमेज जब आपकी फॉर्म हो रही है
वर्चुअल इमेज है, पॉइंट साइज इमेज है, हाईली डिमिनिस्ड है, बट वी कांट से इट इज इरेक्ट, है ना। इरेक्ट होने के लिए उसके पास कुछ हाइट होनी चाहिए, इसके पास तो हाइट ही नहीं है। इन्वर्टेड होने के लिए भी कुछ हाइट होनी चाहिए, यहाँ पे तो हाइट है ही नहीं। पॉइंट का मतलब वो होता है जिसका रेडियस 0 हो गया। पॉइंट इज अ स्पेशल केस ऑफ सर्कल, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। अ सर्कल हैविंग 0 रेडियस इज नोन एज अ पॉइंट सर्कल। ठीक है बेटा, यहाँ पे इसका हाइट ही नहीं है, इसका रेडियस 0 है, ऑलमोस्ट 0 है। चलो आ जाओ नेक्स्ट केस पे चलते हैं। अच्छा, सेकंड जो केस है, लास्ट केस है कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर का जो सेकंड केस है, इट इज़ अ लास्ट केस। मतलब आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख लो, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को रख लो और देखो इमेज कैसे फॉर्म हो रही है। तो हमारा कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर दिया मैंने। अगेन दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द पोल ऑफ द मिरर। सपोज करो मैंने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में यहाँ पे कहीं रख दिया, ठीक है, इस तरह से कहीं भी रख दो। तो पहला रूल तो हमारा सेम रहेगा। लेट्स से दिस इज योर फोकस एंड दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहले मैंने एक रे पैरेलल पास करवाई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो डाइवर्ज हो गई। और डाइवर्ज इस तरह से होगी कि वो इट अपीयर टू पास एट द फोकस, है ना। अब यहाँ पे अपीयर होगी, फोकस से पास होती हुई हमें अपीयर होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये फोकस कैसा है, वर्चुअल फोकस। कॉन्वेक्स मिरर में जो आपका फोकस होता है, फोकस कैसा होता है बेटा, वर्चुअल फोकस। ठीक है, तो हमें अपीयर होगी कि इस तरह से वो पास हो रही है, इस तरह से यहाँ से पास होती हुई हमें ऐसे अपीयर होगी। मतलब डाइवर्ज आपका इस तरह से होगा कि वो फोकस से पास होती हुई अपीयर होगी। ठीक है, अच्छा दूसरा मैं कहाँ से पास करवाऊँ रे को? यस, एक रे तो हमने यहाँ से पास करवा दी, सेकेंड रे कहाँ से पास करवाऊंगा? पोल से पास करवा दूं? चलो पोल से करवा रहे थे। या सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी? यस, इसको एक्सटेंड करके देखो, तो आपका इमेज शायद यहाँ पे कहीं बनेगा, बिटवीन पी एंड एफ, है ना। इमेज कहाँ पे बन रहा है? बिटवीन पी एंड एफ, है ना। तो कहीं भी रख दो आप अपने ऑब्जेक्ट को, मतलब पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी प्लेस करोगे तो आपकी इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनेगी। सो इमेज के नेचर के बारे में कमेंट करो, किस तरह की इमेज होगी। यस, इमेज इज स्मॉल साइज्ड, डिमिनिश्ड, स्मॉल साइज बोलो या फिर डिमिनिश्ड बोलो। अच्छा, वर्चुअल है, इरेक्ट है, ठीक है। सो टोटल आपके यहाँ पे देखो 8 केसेस मैंने कवर करवा दिए। कॉनकेव मिरर के 6 केसेस प्लस कॉन्वेक्स मिरर के 2 केसेस, ठीक है। कॉनकेव मिरर के 6 केसेस, कॉनकेव मिरर के कितने केसेस हो गए आपके? 6 केस कॉनकेव के हो गए और 2 केस कॉन्वेक्स के हो गए। ये 8 केसेस आपके कॉपी में होने चाहिए। कॉनकेव मिरर के 6 केसेस और कॉन्वेक्स मिरर के 2 केसेस, ये सारे आपको दिमाग में पता होने चाहिए, क्योंकि इन केसेस पे क्वेश्चंस आपके फॉर्म होते हैं। अब क्वेश्चन कैसे फॉर्म होंगे? तो सबसे पहला जो आपका इक्वेशन होता है दैट इज नोन एज योर मिरर फॉर्मूला। ये भी हम ऑलमोस्ट सबको पता होता है। ये 10th क्लास का रिवीजन करा रहा हूँ आज मैं आपको। बहुत लकी बैच होता है वो जिसमें 10th क्लास का रिवीजन हो जाता है, ऑलमोस्ट किसी बैच में कराया नहीं जाता है, ठीक है। तो आप लोग लकी हो कि आपके क्लास में 10th क्लास का रिवीजन भी हो रहा है और 12th क्लास की फिजिक्स भी हो रही है। चलो इधर देखो, मिरर फार्मूला हम सबको पता रहता है। व्हाट इज मिरर फार्मूला, जल्दी बताओ।
1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, दिस इज द मिरर फॉर्मूला। अब ये मिरर फॉर्मूला का एप्लीकेशन कैसा है देखो। सपोज करो हमारे पास एक कॉनकेव मिरर, ठीक है, सपोज करो हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ध्यान से देखो। मिरर फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है, इससे पहले हमें इसका साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। तो मैं आपको कॉनकेव मिरर का एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेट्स से दिस इज अवर कॉनकेव मिरर, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल, दिस इज अवर प्रिंसिपल फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, फलाना ठिकाना। चलो अब देखो साइन कन्वेंशन क्या बोलता है कि पोल ऑफ द मिरर को हम रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करते हैं। पोल ऑफ द मिरर को क्या कंसिडर करते हैं? रेफरेंस पॉइंट। पोल ऑफ द मिरर इज योर रेफरेंस पॉइंट। मीन्स फ्रॉम दिस पॉइंट यू हैव टू कंस्ट्रक्ट वन एक्सिस। दिस इज योर पॉजिटिव y एक्सिस, this is your positive x axis, this is your negative y axis, and this is your negative x axis। सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम को आपको बना देना। अब लाइट रे की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है? देखो इंसिडेंट रे आपकी हमेशा इस डायरेक्शन में आती है, मतलब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन हमेशा होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। अगर आपने देखा होगा तो ऑब्जेक्ट हम इस तरह से रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट हम मिरर के आगे ऐसे रखते हैं, तो मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट ऊपर की तरफ पॉजिटिव है। ऊपर की तरफ जितने डिस्टेंस होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे, राइट साइड के जितने भी डिस्टेंस होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे। मीन्स दैट ऑल द डिस्टेंस विच आर मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, बिकॉज इंसिडेंट रे इज ऑलवेज इन अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा। अच्छा, अगर आपकी इमेज इन्वर्टेड फॉर्म हो रही है तो ये वाला जो हाइट है आपका नेगेटिव होगा। आपको साइन कन्वेंशन का पूरा ध्यान रखना है। डाउनवर्ड अगर आपकी हाइट जा रही है तो वो नेगेटिव होगी, अपवर्ड आपकी हाइट जा रही है तो पॉजिटिव होगी। राइट साइड अगर आप कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो पॉजिटिव होगा। लेफ्ट साइड अगर आप कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, पोल से लेफ्ट साइड मेजर कर रहे हो, तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है, इस साइन कन्वेंशन को हमें ध्यान में रखते हुए वी हैव टू अप्लाई दिस मिरर फॉर्मूला। ठीक है, वी हैव टू कीप इन माइंड दिस साइन कन्वेंशन एंड देन वी विल अप्लाई दिस मिरर फॉर्मूला। बात समझ आई? एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं इस पर, ताकि हमें पता चले इसको हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल से हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सपोज करो हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, बड़े ध्यान से देखना। सपोज करो हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अरे बेटा पेन को क्या हो गया? बेटा सबको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग द वॉइस? चलो वेरी गुड, है ना? सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? वेरी गुड। हाँ 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 हाँ, यस यस यस, ओके ओके। एक्चुअली कनेक्शन लॉस्ट हो गया था एकदम से। चलो इधर आ जाओ, एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम, ताकि आपको पता चलेगा इस पर किस तरह क्वेश्चन बनता है। सपोज करो हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, बड़े ध्यान से देखना। एक कॉनकेव मिरर है हमारे पास, दिस इज द पोल ऑफ द मिरर, दिस इज द फोकस पॉइंट, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, ये डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। सपोज करो इसका फोकल लेंथ हमें गिवन है। फोकल लेंथ इज गिवन टू यू which is let's say 10 centimeter।
Object is kept at a distance of 5 centimeter. Find the distance of the image from the mirror. ठीक है, अब ये कौन सा केस हो गया, बड़े ध्यान से देखना. फोकल लेंथ हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ किसको बोलते हैं हम? दिस डिस्टेंस इज नोन एज योर फोकल लेंथ. डिस्टेंस बिटवीन योर पोल एंड द फोकस इज योर फोकल लेंथ. सर स्क्रीन दिख रही है बेटा? अच्छा अच्छा, अब बेटा पहले बताते ना, बता दिया करो ऐसे. अब पता चला मैं पढ़ाते जा रहा हूँ और आप हाँ हाँ करते जा रहे हो. चलो अब विजिबल है? यस. नाउ इट इज विजिबल. चलो बहुत बढ़िया, अच्छा किया बता दिया बेटा, नहीं तो पता चलता क्लास खत्म हो जाती, बाद में बोलते स्क्रीन ही नहीं दिखी. चलो आ जाओ. ठीक है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है. ठीक है, और फोकस हमें फोकल लेंथ दे रखी है. देखो फोकल लेंथ क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन अ पोल एंड द फोकस. ठीक है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ. ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो गिवन विच इज 5 सेंटीमीटर. तो अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है. बड़े ध्यान से देखो, 5 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पे कहीं रखा हुआ है. तो पहले सबसे पहले आप ओरिजिन बना लो. इस मिरर पे हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? ओरिजिन. ओरिजिन से लेफ्ट साइड सारे डिस्टेंस नेगेटिव होंगे. हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस है, हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है. तो देखो फोकल लेंथ आपका लेफ्ट साइड लाई कर रहा है, इट विल बी -10 सेंटीमीटर. तो साइन कन्वेंशन आपको खुद लगाना पड़ेगा, जरूरी नहीं है एग्जाम में दिया हो. अच्छा, ऑब्जेक्ट हमने रखा है 5 सेंटीमीटर पे, तो मतलब ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे कहीं रखा है. ठीक है, एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर पे हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. तो ये ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो भी नेगेटिव होगा, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो एट द लेफ्ट साइड फ्रॉम द पोल. ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी नेगेटिव, फोकल लेंथ भी आपकी नेगेटिव होगी. अब आप मिरर का फॉर्मूला लगाओगे वी फाइंड करने के लिए. 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, सॉरी प्लस 1/u. ठीक है, अब आप साइन कन्वेंशन के साथ यहाँ पे सारी वैल्यू को पुट करोगे और v का वैल्यू फाइंड करोगे, और फिर इसका रे डायग्राम भी बनाएंगे. सबसे पहले लोकेशन फाइंड करो. इस v का लोकेशन क्या होगा? जल्दी से देखो. 1/f, f का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर -10. 1/v प्लस 1/u इज अगेन -5 सेंटीमीटर. तो यहाँ से आपको v का वैल्यू पता चल जाए. बताओ v का वैल्यू कितना आ रहा है? यस, v का वैल्यू कितना आ रहा है? जल्दी से फाइंड करके बताओ. +10 सेंटीमीटर. यस, कितना आ रहा है v का वैल्यू? +10 सेंटीमीटर. सबका सेम आ रहा है आंसर? +10 सेंटीमीटर का मतलब है आपका जो इमेज बन रहा होगा वो पोल ऑफ द मिरर से राइट साइड बन रहा है ना. +10 सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ कि आपका जो इमेज बनेगा पोल ऑफ द मिरर से राइट साइड बनेगा, इधर कहीं बनेगा 10 सेंटीमीटर पे. तो ये मतलब आपका वही वाला केस हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट वाला. तो अब आप इस इतनी इंफॉर्मेशन पे रे डायग्राम बना सकते हो क्या? अच्छा, सपोज करो मैं आपको हाइट भी दे देता हूँ ऑब्जेक्ट की. लेट से ऑब्जेक्ट का हाइट है 2 सेंटीमीटर. लेट से हाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर. हमारे पास एक और इक्वेशन होती है, दैट इज योर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला. वन इज योर मिरर फॉर्मूला, अनदर इज योर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला. अब मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है? इधर देखो, मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ये हमें ये बताती है कि इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट के कंपैरिजन में कितना बड़ा है, विच इज ऑल्सो डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ v अपॉन u. ठीक है, दिस इज योर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला.
अब यहाँ से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि इमेज का हाइट कितना होगा। हमें v का वैल्यू पता है विच इज +10, सो यू विल गेट -10 अपॉन u का वैल्यू कितना है -5, सो मैग्निफिकेशन कितना हो गया यहाँ पे आपका 2, मतलब हाइट ऑफ इमेज विल बी 2 टाइम्स लार्जर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन हमें ये बताता है कि हमारा इमेज का जो हाइट होगा ऑब्जेक्ट के हाइट के कंपैरिजन में कितने टाइम्स ज़्यादा होगा या कितने टाइम्स कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो हाइट होगा इमेज का वो 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 4 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। अब आप चाहो तो इस पे रे डायग्राम भी बना सकते हो, क्योंकि हम सारे केसेस अब डिस्कस कर चुके हैं, हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है यहाँ। नाउ यू कैन एग्जैक्टली ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर दिस केस। अब रे डायग्राम कैसे बनाओगे, देखो इधर सबसे पहले कॉनकेव मिरर बना दो। रे डायग्राम भी आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। देखो एक कॉनकेव मिरर बना दो, वही सारी कहानी है, पहले प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ, बट यहाँ पे आप एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन के साथ ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, दिस इज द पोल ऑफ द मिरर, दिस इज द फोकल लेंथ इज गिवन टू यू विच इज 10 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे रखा है विच इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब रे डायग्राम आप यहाँ से बनाओ, इस रे को पैरेलल पास करवाओ तो ये हो जाएगी फोकस से पास, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी। इन दोनों का जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा वहाँ पे आपकी इमेज हो जाएगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर है, इमेज की हाइट 4 सेंटीमीटर है, एंड इट इज़ फॉर्मिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ +10 सेंटीमीटर। बात समझ आ गई आपको? इस तरह से आप एग्जैक्ट डायग्राम बना सकते हो विद दिस गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यस, वेरी गुड। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, वन इज योर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, अनदर इज योर मिरर फॉर्मूला, और ये 8 के 8 केसेस आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे हमारा जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है वो हो जाता है। यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स है दैट इज योर कंप्लीटेड। अब जो हम मेन जो मोटो होता है ना बेटा 12th क्लास में फिजिक्स का, ऑप्टिक्स पढ़ाने का, वो आपको रिफ्रैक्शन बढ़ाना होता है ना। रिफ्लेक्शन वाला पार्ट तो काफ़ी सिंपल होता है, 10th क्लास का रिवीजन होता है। तो अब हम जो मेन पार्ट है उस पर फोकस करेंगे, दैट इज योर रिफ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ से आपकी 12th की जो फिजिक्स है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, मतलब जो मेन फिजिक्स है आपकी 12th क्लास में, जो मेन पार्ट है आपका वो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है। ठीक है, चलो अटेंडेंस लेते बेटा पहले, उसके बाद इसको यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। लेट्स हैव अटेंडेंस नाउ। काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, सर अटेंडेंस ले लो, अटेंडेंस ले लो। आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ, अब हम आप लोगों की अटेंडेंस ले रहे हैं। So today is your 28th December, right? Kirmi, Angel, present sir. Anirudh, Dhruv, Present sir. Priyanka, Pooja, Present sir. Bhumika, Present sir. Mitesh, Present sir. Sahil, Steffi, Present sir. Om Patel, Present sir. Keshvi, Present sir. Krupal, Darshnika,
टीशा, Present, sir. दर्शित, वंश, Present, sir. मयूर, Present, sir. खुशबू, Present, sir. Present, sir. निराली, Present, sir. लीजा। कई बच्चे सोच रहे होंगे बड़ी मेहनत से क्लास अटेंड करिए सर, प्रेजेंट तो लगा दो। कितनी मेहनत लग गई ना 40 मिनट बैठने में। तनुश्री, Present, sir. दीप, Present. तन्वी, शिवानी, कैनिल, संजो, अदिति, जील, अब्बन। चलो इनमें से कोई, Present, sir. ये कौन है बेटा, क्या नाम है? Eben. एबन एबन एबन, ये रहा। चलो ठीक है, कोई रह गया तो बताओ। आ जाओ एसवीवी स्टूडेंट्स, आपका भी इंतज़ार ख़त्म हुआ, अब आपकी अटेंडेंस। आदित्य, Present, sir. वर्षिल, Present, sir. खुशी पटेल, Present, sir. यश, Present, sir. नील, Present, sir. भावना, Present, sir. ध्रुव, Present, sir. व्रज, चंदन, Present, sir. ब्रुत, अभिषेक, कुश, Present, sir. प्रियांशी, Present, sir. धार्मिक, लक्ष्य, Present, sir. हर्ष, नंदिनी, Present, sir. मनीषा, Present, sir. संजना, जयवीर, पल्लव, Present, sir. देवराज, हर्षिल, ललित। ये ललित क्यों नहीं आ रहा इतने दिनों से? ये ललित कहाँ गायब हो गया? इसका है बेटा? मतलब समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। लक्ष्य बताएगा, लक्ष्य इसका फ्रेंड है ना। लक्ष्य तो आ रहा है, ललित नहीं आ रहा। कहाँ चला गया? पता नहीं सर। पता नहीं सर। ये बेटा कुश पटेल ढंग से तो बोल, क्या बोल रहा है? समझ नहीं आ रहा तू क्या बोल रहा है। चलो आ जाओ बेटा नए टॉपिक पे, हमारे रिफ्रैक्शन पे। रिफ्लेक्शन वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। बो पाको, अच्छा बो पाको का मतलब होता है बहुत पक्का है, मतलब यस। सबको स्लाइड दिखाई दे रहा है बेटा? ध्यान से देखो। यस, all of you are getting the slide?
आवाज़ करके बताओ मेरे को, कमेंट दिखाई नहीं देंगे आपके? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, यहाँ से आपकी मेन फिजिक्स स्टार्ट हो जाती है। रिफ्लेक्शन वाला पार्ट आपका कवर हो गया, यहाँ से आपकी जो मेन फिजिक्स है वो स्टार्ट होती है। दिस पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन होता क्या, देखो हम सबको पता है कि जब लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब वो लाइट आपकी बेंड हो जाती है, ठीक है। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। उसका पाथ जो होता है वो डेविएट हो जाता है ना। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जब ट्रैवल करती है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है और वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो डिफाइंड एज द फिनोमेना ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, है ना। जैसे सपोज करो हमारे पास एयर एक मीडियम है, ठीक है, और दूसरा मीडियम हमारा ग्लास है, ठीक है। सपोज करो हमारा एयर मीडियम है, तो एयर इज योर रेयरर मीडियम, है ना, एंड दिस ग्लास इज योर डेंसर मीडियम। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सपोज करो म्यू, ठीक है। अभी मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी बताऊंगा। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा, ये एक रेशियो होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, ठीक है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि अगर हमारी लाइट एयर से या किसी भी रेयरर मीडियम से, जनरली हम रेयरर मीडियम को एयर को लेते हैं फॉर आवर स्टैंडर्ड रेफरेंस, है ना। फॉर आवर स्टैंडर्ड रेफरेंस वी कंसिडर रेयरर मीडियम एज आवर एयर, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली क्या होता है, 1 होता है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली क्या होता है, 1 होता है। 1 क्यों होता है, क्योंकि एयर में हम सबको पता है स्पीड ऑफ लाइट और मीडियम दोनों आपके सेम हो जाते हैं। C/C द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी 1, ठीक है। तो एयर के कंपैरिजन में अगर हमारी लाइट किसी भी मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में कितना चेंज आएगा, उसकी स्पीड कितने फैक्टर से कम हो जाएगी, वो हमें कौन बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। सो रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें हमारी लाइट की जो स्पीड होती है वो भी चेंज हो जाती है या वो डिक्रीज हो जाती है। आई कैन से चेंज का मतलब डिक्रीज हो जाती है जनरली, तो वो डिक्रीज हो जाती है जब वो किस एयर से किसी भी मीडियम में जाती है। तो इस फिनोमेना को भी हम रिफ्रैक्शन ही बोलते हैं। फिनोमेना ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हमारी लाइट जाती है तो उसकी लाइट की स्पीड जो होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे सपोज करो यहाँ पे आपको रे दिखाई गई है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ठीक है। इंसिडेंट रे इस तरह से आ रही है। अब ये जाना इधर को चाहती है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस मीडियम वो यहाँ पे ऐसे बेंड हो गई, ठीक है। जाना यहाँ पे चाहती थी लेकिन बेचारी बेंड इधर को हो गई। ऐसा हमारे साथ अक्सर होता है एग्ज़ाम में। हम जब एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हम प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते हैं, हम फुल फोकस्ड होते हैं कि हमें ये रिज़ल्ट चाहिए, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस वी गेट दिस रिजल्ट, है ना। तो लाइट के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि जाना यहाँ पे चाहती थी लेकिन पहुँच यहाँ पे गई। दिस फिनोमेना इज नोन एज योर रिफ्रैक्शन। अच्छा, फिर डेंसर से जब रेयरर में जा रही थी तो देखो वापस से इसका पाथ डेविएट हो गया। अब इसका पाथ किस तरीके से डेविएट होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इस पे नॉर्मल कंस्ट्रक्ट करेंगे। डायग्राम को बहुत ध्यान से देखना क्योंकि यहीं से आपके कंसेप्ट शुरू हो रहे हैं, ठीक है। वॉच दिस डायग्राम वेरी केयरफुली, ठीक है। ये हमारी लाइट रे गई देखो, एंड दिस इज अवर नॉर्मल एक्सिस, ठीक है। Angle made by normal with incident ray is your angle of incidence. Angle made by normal with refracted ray, this is angle of refraction. Both these angles are alternate interior angles, so these two angles are also same. And this angle is your angle of emergence, है ना। और you can say that we can also prove, अभी हम इसको prove भी करेंगे कि angle of emergence angle of incidence के बराबर होता है अगर आपकी लाइट जो है वापस सेम मीडियम में एंटर कर जाती है। देखो एयर से लाइट निकली थी और वापस एयर में ही जाके एमर्ज हो गई, ठीक है, ठीक है। अगर आपका इंसिडेंस मीडियम और एमरजेंस मीडियम दोनों सेम होता है तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमरजेंस दोनों सेम हो जाता है, ठीक है। ये सारे कंसेप्ट अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर ओनली।
तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से अब हमारा केस शुरू हो जाएगा। तो हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो भी आज पढ़ाया गया बेटा और अभी तक जितनी क्लासेस में जो भी पढ़ा दिया गया है उस सारा का सारा अपनी कॉपी में उतार लें, ठीक है। ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।